नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज से हम हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। हिंदी भी आपकी 25 मार्क्स की आएगी, जैसे इंग्लिश 25 की आएगी, जीके 25 का आएगा और मैथ 25 का आएगा। उस तरह से हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम वर्णों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण होते क्या हैं। बिल्कुल बेसिक से हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की परिभाषा की। वर्ण होते क्या हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। या फिर ये कह लीजिए वर्ण वे होते हैं जिनके द्वारा ध्वनि के सूक्ष्म अंश को व्यंजित किया जा सके, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद हैं उच्चारण के आधार पर दो, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भेद हैं उच्चारण के आधार पर। अब जान लेते हैं स्वर होते क्या हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। स्वर संख्या में 11 है। इस तरह से आप याद रखिएगा, स्वर संख्या में 11 है। नीचे दिए गए हैं, इनको देख लीजिए आप, ये कौन कौन से हैं। स्वर संख्या में 11 है। ऑप्शन में आपसे ये भी दिया जा सकता है कि इनमें से स्वर कौन सा है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको ये पहचानने हैं कि स्वर कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इनको आप ध्यान में रखिएगा कि स्वर कौन कौन से हैं। आपसे व्यंजन दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और एक बीच में स्वर डाल दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से स्वर कौन सा है। तो इस तरह से हर चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे तो इतने डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे जेबीटी के एंट्रेंस में। फिर भी आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। अब बात करते हैं कि स्वरों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। अब स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि स्वरों के उच्चारण में किसी में कम समय लगता है और किसी स्वर में अधिक समय लगता है। तो इसी आधार पर स्वरों के जो है वो कितने भेद माने गए हैं। इसी आधार पर स्वरों के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात करें। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उनको हम क्या कहेंगे? उनको ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो ये याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन आप। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा से अधिक का समय लगे या दोगुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। तो दीर्घ स्वर की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? ये हैं आपका आ, ई, उ, ए, औ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इनमें जो है ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में, इनको दीर्घ स्वर कहेंगे। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग तिगुना समय लगे, 3 गुना जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे कि ओम, हे राम। तो ये इनको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इनको हम प्लुत स्वर कहेंगे, यानी कि इनको ऋषभ से बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इसलिए इनको हम प्लुत स्वर कहेंगे। आगे चलते हैं। स्वर गुच्छ क्या होता है? जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वर परस्पर निकट रहकर भी आपस में ना मिलकर अलग अलग सुनाई देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे स्वर गुच्छ। उनको हम स्वर गुच्छ कहेंगे। जैसे ऐ में कई, नई, मई, और गौ में औ की आवाज़ आ रही है, गौ। आईना, आई, नाइयो, रुई, हुई। तो इस तरह से ये जो है 2 या 2 से अधिक शब्द हैं जो परस्पर निकट रहकर भी आपस में ना मिलकर अलग अलग सुनाई देते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्णों का योग और मात्राएं। जब व्यंजन वर्ण के साथ
स्वर वर्ण का योग होता है तो उसका रूप बदल जाता है और उस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा। तो मात्रा किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होता है तो उसका रूप बदल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मात्रा। तो स्वरों के स्वतंत्र रूप तथा मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। तो स्वरों की कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और स्वर संख्या में कितने हैं? स्वर संख्या में 11 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। और देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। तो आपको इन सब में इतने डीपली नहीं जाना है, आपको इतना याद रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या है 11, आपको बस इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यंजन होते क्या हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे व्यंजन। या अर्थात ये कह लीजिए कि मुखांग पर जब स्पर्श करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वरों के बिना इनका उच्चारण असंभव है। तो व्यंजन कौन से हुए? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर कौन से हुए? जिन्हें बोलते समय हमें किसी भी अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहेंगे। अब बात करते हैं व्यंजनों के भेद के बारे में। व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजनों के भेद की बात करें तो व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इनको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने के लिए जीवा को मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब जीवा को मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है तो उनको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ये भी आप याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अभी पीछे जो जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था जून 2023 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से ये सब आपको याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने भेद हैं, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 3 भेद। ये जेबीटी जून में जो हुआ था, जेबीटी एंट्रेंस 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। जैसे हमने बात की, ये 25 होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं जो भी आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग में आते हैं और पवर्ग में आते हैं, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। आगे चलकर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग में कौन कौन से आते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। तो जो वर्ण स्पर्श और ऊष्म के बाद में स्थित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। और ये कौन से हैं? ये 4 हैं। ये कौन से हैं? य, र, ल, व। तो य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। य, र, ल, व। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिन वर्णों के बोलने से मुख से ऊष्म या गर्म श्वास निकलता है। आप बोल के देखिए, जैसे आप बोलते हो श, या श या ह, तो आपके मुख से गर्म श्वास निकलता है। तो इस तरह याद रखिएगा, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें कहेंगे सिबिलेंट्स और अंतस्थ को कहेंगे सेमी वॉबल्स और स्पर्श को कहेंगे हम म्यूट्स। तो इस तरह से इंग्लिश में भी आप इनको जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमने स्पर्श व्यंजन डिटेल में डिस्कस किए हैं। कितने हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया 25 हैं। और ये वे वर्ण हैं जो 5 वर्गों में हैं और 5 वर्गों के टुकड़ों को वर्ग कहते हैं और हर वर्ग का नाम अपने अपने टुकड़ों के प्रथम वर्ण के अनुसार रखा गया है। तो इसी टेबल की मैं बात कर रहा था कि स्पर्श व्यंजन में कौन से आएंगे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आएंगे। तो टेबल का जो पहला अक्षर होगा, वर्ग का जो पहला अक्षर होगा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है कवर्ग। तो इस तरह से कवर्ग में ये आएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, ये आएंगे कवर्ग में। इसका नाम क से रखा गया है। चवर्ग च से स्टार्ट हुआ तो चवर्ग में 5 आएंगे। टवर्ग ट से स्टार्ट हुआ तो ट में
इसमें भी 5 आएंगे, त वर्ग में भी 5 आएंगे त से, और फ वर्ग में भी 5 आएंगे। तो इस तरह से कितने हुए ये, इस तरह से ये 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, 25 हो गए। अंतस्थ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और हिंदी में टोटल व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में टोटल व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है हिंदी में? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, जिसमें कि 25 आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके 4। कौन से? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके 4, और 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। तो 25 और 4 कितना हुआ? 29 हुआ। और ऊष्म व्यंजन कितने हुए? ऊष्म व्यंजन भी 4 हुए। तो कितने हो गए? 33। तो इस तरह से ये 33 बने। इस तरह से आपको ये याद रखना है, जिन लोगों को पता नहीं है कि 33 किस तरह से बने। तो ये हो गए आपके मूल व्यंजन, कितने हो गए? 33 मूल व्यंजन हो गए आपके। उस तरह से संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। उनके बारे में इतना जान के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके बारे में पूछा नहीं जाता, बिल्कुल बेसिक सा एग्ज़ाम है। तो ये आपका टेबल है, एक बार फिर से देख लीजिए आप इस टेबल को। इस तरह से आप अब बात करते हैं कि बोले कहाँ से जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वैसे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि क का उच्चारण स्थान बताइए। तो क का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ हुआ। ख का कंठ हुआ। ग का कंठ हुआ। बोल के देखिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, प्रेशर कहाँ पर पड़ रहा है। अब जैसे प वर्ग की बात करें, प बोलते हैं हम, तो प कहाँ से? हम ओष्ठ से बोलते हैं। ब भी ओठों से बोलते हैं। देख, आप बोल के देखिएगा तो इस तरह से भ भी और म भी इस तरह से। और दांत्य से, दंत से कौन से बोलते हैं? जैसे हम त बोल रहे हैं, त, तो हमारे दांतों का प्रयोग हो रहा है। थ, द, ध, न। बोल के देखिए, आपको बोल के एहसास हो जाएगा। अगर आप इनको याद नहीं रख सकते, वैसे तो इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 हैं इसमें ये आए हुए। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और इस तरह से भी याद नहीं रख रहे हैं तो आपसे उच्चारण स्थान से पूछा जाएगा कि तालु का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से आप इनको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे पेपरों में, तो बोल के आप देख सकते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, प्रेशर कहाँ पर पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हैं। जैसे आपने फ बोला तो आप होंठों से बोल रहे हैं, ब बोला होंठों से बोल रहे हैं। उस तरह से घ बोला तो आपके गले पे प्रेशर, घ बोलते हैं जैसे, तो गले से आवाज़ आ रही है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुआ आपके? य, र, ल, व। ऊष्म हुए श, 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 ह। संयुक्त हुआ आपके क्ष, श, त्र, ज्ञ। और द्विगुण व्यंजन कौन से हुआ आपके? ये हुए आपके ड़ और ढ हुए आपके। तो इस तरह से इनको भी आप याद रख लीजिएगा। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आप इनको याद रखिएगा। तो इस तरह से आज हमने वर्णों के बारे में जाना। इस तरह से हमने वर्णों के बारे में जाना। और आपसे बाकी तो इतना पूछा नहीं जाएगा कुछ भी, लेकिन अगर फिर भी आपसे आगे पूछ जाता है तो फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं आपके अघोष और संघोष व्यंजनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घोष की बात करें तो घोष कौन से होते हैं? घोष आपके होंगे जो पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे। हर वर्ग में जो पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे उनको क्या कहेंगे? हम उनको घोष कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं घोष कौन से हुए? जो पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं हर वर्ग के, उनको हम घोष कहेंगे। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर क और ख, क और ख आपके किस में आए? उनको हम अघोष कहेंगे, अघोष कहेंगे उनको हम। क और ख को अघोष कहेंगे। जैसे पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं क आपका, एक मिनट यहाँ बताता हूँ आपको। क और ख आपका ये क्या हुए आपके? ये हुए आपके अघोष, इनको हम अघोष कहेंगे। च और छ ये भी आपके, च और छ भी आपके अघोष हुए। इस तरह से ट और ठ भी आपके, त और थ भी ये आपके अघोष हुए। इनको आप याद रखिएगा। जो पहले हर वर्ग में पहले और दूसरे नंबर पर रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको अघोष कहेंगे। अब संघोष या फिर घोष किसको कहेंगे? हम संघोष किसको कहेंगे? जो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहेंगे उनको क्या कहेंगे? उनको संघोष कहेंगे। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। और अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहेंगे? अल्प प्राण कौन से होंगे आपके? अल्प प्राण होंगे आपके वर्गों के जो पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर होंगे उनको अल्प प्राण कहेंगे। जो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पर होंगे उनको अल्प प्राण कहेंगे। पहले,
तीसरे और पाँचवें नंबर पे उनको अल्पप्राण कहेंगे, और जो दूसरे और चौथे नंबर पे रहे होंगे उनको महाप्राण कहेंगे। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। बाकी आप डिटेल में चाहें पढ़ना तो आप डिटेल में इनको अलग से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज से कंटिन्यू आपकी क्लासेस रहेंगी, हिंदी इंग्लिश जी के क्लासेस कंटिन्यू आपकी रहेंगी। डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपके एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।